नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। ना नाम ना पहचान, लेकिन पाकिस्तानी आवाम है मेहरबान। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, हैरान करने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। पहली बार पाकिस्तान की आर्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और वहां की आवाम जीतती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान कैद में है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी पर शिकंजा कसा हुआ है। तहरीक इंसाफ के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, पार्टी को बैन कर दिया गया है। बावजूद इसके चुनाव में इमरान का जादू लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में बाजी मारी है। तकरीबन 100 के आसपास निर्दलीय उम्मीदवार अब तक चुनाव जीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन निर्दलीय उम्मीदवारों को इमरान खान का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान असेंबली में 265 सीटें हैं। बहुमत के लिए 133 सीटों की जरूरत है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग 71 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नवाज को इस चुनाव में सेना के समर्थन हासिल था। बावजूद इसके बहुमत के आंकड़ों से नवाज शरीफ पार्टी कोसों दूर है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। खालिद महमूद सिद्दीकी की पार्टी MQM 17 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और किंग मेकर बनकर उभरी है। खंडित जनादेश के बीच अगर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और MQM हाथ मिला लेते हैं तो फिर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर मगर की स्थिति में मामला फंस सकता है। वहीं निर्दलीय सांसद भी अपनी तरफ से सरकार बनाने की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में जिस तरह इमरान के प्रति आवाम का झुकाव देखने को मिल रहा है, उसे सेना भी सख्ते में है। इमरान खान कई बार खुलकर भारत की नीतियों की तारीफ भी कर चुके हैं। पाकिस्तान में सेना के हस्तक्षेप को लेकर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में सेना के प्रति लोगों में नाराजगी है? क्या पाकिस्तानी आवाम भारत से दोस्ती की हिमायती है? क्या सेना के रवैये से वहां के लोगों में गुस्सा है? पाकिस्तान में चुनावी खेला, क्या निकलेगा कोई नतीजा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम अतिथियों का पैनल कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ जाएगा, जिसमें देखना होगा किस तरीके से आज यूं कहें कि पाकिस्तान के लिए आज का दिन कितना अहम साबित हो रहा है। चलिए, तमाम लोगों से हम लगातार आपका तारुफ कराएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक लंबा पैनल मौजूद होगा, जो हर एक पहलू को छूने की हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं उसका असर क्या भारत पर पड़ेगा। जो मित्रता की बात हमेशा कही जा रही थी कि मुंह में राम बगल में छुरी, क्या वह एक बार फिर से निकलकर सामने आएगा या फिर जो मंशा है क्या वो मंशा साफ हो जाएगी? देखिए, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद है। लंबा पैनल है, उनका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले उन सबकी साथ देखिए, ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर सुनील कौशिक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। फयाज उल हसन चौहान है, पूर्व मंत्री, जो कि सरहद पार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जमील दहतो पाकिस्तानी पत्रकार है। इंग्यान चंद थरानी सीनेटर PPP। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको इमरान खान का वो बयान भी सुनाते हैं, जरा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट ज़राया के मुताबिक 150 नेशनल असम्बली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है।
मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज़ से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है, सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफ़ियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है। सब ने आपके वोट की ताकत देखी है। अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए जिस तरीके से ये वीडियो मैसेज सामने आया है, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 2/3 बहुमत का हम दावा करते हैं, साथ ही नवाज शरीफ पर निशाना भी साध दिया, ये भी कह दिया कि लंदन प्लान फेल हो गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जमीन है तो साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं मैं। इस वीडियो संदेश का क्या अर्थ निकालें, क्या मैसेज है ये? लंदन प्लान जो था वो फेल हो गया, क्या माने? जमीन है तो साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए तमाम लोगों से संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूर से जुड़ रहे हैं, सिग्नल में परेशानी आ ही रही होगी। ज्ञानचंद थरानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ क्या? ज्ञानचंद जी, आप सुन पा रहे हैं? ज्ञानचंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं आवाज आ रही। आप आवाज म्यूट कीजिए, आप अपनी आवाज म्यूट कीजिए। अब सुनिए, आवाज आ पा रही? देखिए डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिलहाल मैं उनसे संपर्क साध रही हूं, क्योंकि वो मेरे साथ स्टूडियो बैठे ही हुए हैं। सुनील जी, ये जो वीडियो संदेश आया है, इस वीडियो संदेश को हम कैसे देखें? सबसे पहला सवाल यही होगा, क्योंकि चर्चा की शुरुआत इससे हो गई है। नहीं, देखिए, एक संदेश इमरान खान जी ने पाकिस्तान की जनता को देने का प्रयास किया है कि निश्चित तौर से लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या लिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बड़े देश कल सामने आए थे, इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, उन्होंने बड़ा धांधली के आरोप लगाए थे। इस तरफ इमरान खान जी ने ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास पाकिस्तान की जनता के लिए एक संदेश के माध्यम से दिया है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर निश्चित तौर से उन्होंने वो लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया है जहां चुनाव से पहले उनकी पार्टी को भरसक प्रयास किया गया था कि वो चुनाव न लड़ें। उनकी पार्टी को बैन लगाना, किस तरीके से जो माहौल चुनाव से 4 महीने 6 महीने पहले चला, गिरफ्तारियां हुई, लोग सड़कों पर थे, तमाम मंत्री और राष्ट्रपति को लेकर के ये क्या जी, तो मैं वही कह रहा था। तो निश्चित तौर से हम पिछले 6 महीने से पाकिस्तान को देख रहे हैं, और ये जो चुनाव आया, चुनाव के समय में आपने देखा हिंसा फैली, हिंसा में 9 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में। और जो चीज़ें देखी जा रही थीं, अब तक पाकिस्तान में यही होता रहा है कि जहां पाकिस्तानी सेना जिस राजनीतिक दल का समर्थन करती है वही सत्ता में आता है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जहां 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना ने जिस राजनीतिक दल को समर्थन खुल्लम खुल्ला दिया, आज उसकी स्थिति पाकिस्तान की जनता ने वोट देकर के नकार दी है। और आप देखिए, चुनाव से पहले इमरान खान जी की पार्टी हो, चाहे नवाज शरीफ जी की पार्टी हो, भारत से संबंध बेहतर करने का घोषणा पत्र में उन्होंने रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पड़ोसी होने के नाते भारत से बेहतर संबंध रखेंगे। और ये बेहतर संबंध का आपने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने कभी नहीं चाहा कि हमारे देश के साथ उनके बेहतर संबंध हों। हमने देखा जब मुशर्रफ साहब राष्ट्रपति के रूप में जब देश में आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मैंने भी उसको कवरिंग किया। निश्चित तौर से एक बड़ा इतिहास लिखने की चेष्टा उस समय की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूरा हमारे देश में था, लेकिन एक कॉल आने के बाद परवेज मुशर्रफ पीछे हट गए। मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया, दोनों देशों के बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सब सहमत थे। लेकिन उस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगा कि सरकार से ऊपर भी कोई पाकिस्तान में होता है जो सरकार को ढंग से कंट्रोल करता है।
अब तक तो आरोप लगते रहे थे, लेकिन जहां सारी चीजें देखी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक एक पल की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखाया जा रहा था। आगरा में ये मीटिंग थी, उसके बाद मतलब हम ये कह सकते हैं ना सुनील जी कि अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कह सकते थे कि सैन्य शासन चलता है, सेना के हाथ में कमान होती है, वो कहीं ना कहीं चीजें हमें अब कमतर इस बार के इलेक्शंस में नजर आई हैं। चलिए, हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, फयाज हसन चौहान, प्रवक्ता इस्तेकाम आई से हैं हमारे साथ, पाकिस्तानी पार्टी के हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं पाकिस्तान से। फयाज जी, जो इस वक्त वीडियो संदेश जारी हुआ, कहा कि हमारी पार्टी तो जीत रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लंदन प्लान था वो फेल हो गया है। इस बार क्या सेना का प्रभाव कम दिखाई दिया? ये जो चुनाव जा रहे हैं, ये चुनाव हुए हैं, क्या लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं? कैसे देखें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि पाकिस्तान की सेना फौज हार गई और आवाज जीत गए, मेरा ख्याल है कि ये आपका जो इंट्रो था ये इंतहाई गलत अंदाज से आपने प्रेजेंट किया। ये एक इलेक्शन था और इस इलेक्शन को हेल्प करने के हवाले से पाकिस्तान की फौज और सेना ने बड़ी अनथक मेहनत करके उनकी सुपरविजन में ये पूरा एक आईनी फरीजा जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा और इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिसके लिए मैं पाक फौज को खराज तहसीन पेश करूंगा कि पाक फौज की सरबराही के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज ये है कि अच्छे तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया और उसमें आजाद की जो आप बात कर रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो आजाद, उसके सिर्फ 70 मेंबर्स बने हैं, बाकी जो 30 के करीब हैं वो बाकी पॉलिटिकल आम आजाद है, इंडिविजुअल किस्म के जना, जिनका उस पॉलिटिकल पार्टी से तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और 71 सीटों के साथ नवाज शरीफ साहब और बाकी सारा रिजल्ट आपने बता दिया। बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ और आपने कहा कि जनाब वहां पर बड़ी जनाब दंगा फसाद और ये चीजें हुई, नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पीसफुल इलेक्शन था और जितना लड़ाई झगड़ा और हम वही तो कह रहे हैं ना फवाद साहब, हम कह रहे हैं। आपने फयाज साहब सुना नहीं, मैंने कहा क्या? मैंने ये कहा ना कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई दिए, अलग इस लहजे से दिखाई दिए हैं कि जो आवाम है, आवाम ने सेना को नहीं चुना, आवाम ने सेना का साथ देने वाले को नहीं चुना। हालांकि रुकिए, मेरा सवाल नहीं, देखिए फयाज साहब, मेरा सवाल तो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना, सवाल तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपनी सीटें उन्होंने जीत ली, अच्छे तरीके से हुकूमत साजी का अमल जनाब अभी आप तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा से लड़ती है, सारी नजर आती है। नहीं फयाज साहब, देखो पॉलिटिकल पार्टी सभी को लिया हूं मैं, पहले सभी को चर्चा में लिया, तो एक मिनट रुकिए जरा। बीएन झा भी है हमारे साथ पे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बीएन झा साहब, आप सुन पा रहे होंगे हमारे साथ, देखो सरहद पार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मंत्री भी रह चुके हैं, और इसके साथ हमसे ये जानना चाहेंगे, देखिए पहली बार इलेक्शन हुआ, यूं कह सकते हैं, क्योंकि आवाम ने यहाँ पर सीधे सीधे सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर अभी पीएम जो है वो कोई और बन जाएगा, नवाज शरीफ बन जाएंगे, क्योंकि समर्थन हासिल है, क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर तैयार होगी। लेकिन जनता ने जिस तरीके से निर्दलीय को चुना, जिसकी पार्टी को आपने भंग कर दिया, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह आपने फ्रीज कर दिया, कहीं ना कहीं क्या डेमोक्रेसी को इशारा करता है? ठीक है, ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उस पर सपोर्ट जो होता है वो सेना का होता ही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता? क्या मानते हैं आप? दीपिका जी, आपको, हमारे सारे पैनलिस्ट को और आपके सारे दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं, उसमें 5 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो सवाल वहाँ पे उठता है कि वहाँ पे हर इलेक्शन में कोई न कोई रिगिंग हुई है या अनफेयर मीन्स हुआ है, वो एक अलग मामला है। दूसरा, जो काउंटिंग और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं, इसमें कितने अनफेयर मीन्स होते हैं, इसमें कितना दाखिले अंदाज उसमें होता है, वो दूसरी चीज़ है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जो होगा वो वहाँ के इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस पॉलिटिकल पार्टी को, मेरी वर्ड आप मार्क कीजिए, किस पॉलिटिकल पार्टीज को जिसका कि सबसे बड़ा मैंडेट वहां आया हुआ है, उसको इनवाइट करती है। यहाँ पे एक बड़ा कैच है, इमरान खान की आज कोई पार्टी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट्स हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई वहाँ पे एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना लाया जाए। और
इस इंडिपेंडेंट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस शॉर्ट टाइम में दिलाया जाए, और वो भी इलेक्शन के बाद बिना किसी मैंडेट के, ये मुझे लगता नहीं कि ये काम में आएगा। चौथी जो चीज है कि वहां पे कितने लोगों का इन्फ्लुएंस है जियो पॉलिटिक्स में। आर्मी का आपने ऑलरेडी नाम ले लिया हुआ है। आसपास के जो कंट्रीज जैसे चाइना है, अमेरिका है, टर्की है, ईरान है, इंडिया है, इन सबों का क्या इन्फ्लुएंस वहां पे पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई है, इस दुर्गति में कहीं न कहीं उसका जो इंडिया के खिलाफ ये रहा है, अलगाववाद रहा है, आतंकवाद रहा है, उसका भी हाथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलिटी फैक्टर कि क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे बुलाया जाएगा, क्या वो स्टेबल होगी या फिर वहां पे री इलेक्शन करवाया जाए। इन 5 चीजों को लेके अभी आने वाले कुछ घंटों में या एक आध दिन में चीजें आपको साफ मिलेंगी। एक चीज तो बड़ा क्लियर है, तो 30 सेकेंड और दीजिएगा। एक चीज बड़ा क्लियर है, अभी के जो नतीजे हैं उसमें पीएमएल को, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बुलाने का एक कायदा बनता है। फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स देखिए बिना पैंती के लोटे हैं, चाहे वो इमरान खान के हों या किसी और के हों, इमरान खान से समर्थित हो या किसी और से समर्थित हो, ये बिन पैंती के लोटे अगर आज के दिन में पीएमएल से मिल जाते हैं या पीपीपी से मिल जाते हैं और फिर वो अपना दावा पेश करते हैं वहां के प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी ऑब्लाइज्ड to invite that political group which has got the maximum number of support. जाहिर है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको आपको आगे लेके चलिए, जाना। चांद नवाब जी जुड़ गए हमारे साथ, पाकिस्तान पत्रकार हैं। चांद नवाब जी, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं चांद साहब आप इसको, जो इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के बाद जो नतीजे हम देख पा रहे हैं, इन नतीजों को कैसे देख पाएंगे? हालांकि मैसेज भी कन्वे कर दिया गया नवाज शरीफ पर निशाना साधा इमरान खान ने कहा है कि लंदन प्लान तो फेल हो गया। क्या माने आप, कैसे देखते हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, आपके टेलीविज़न देखने वालों को। पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, नताइज आ गए हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी सामने आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सेकंड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, थर्ड पर जो आई है MQM पाकिस्तान है। यहाँ तमाम हो गया। इंडिपेंडेंट जो है सबसे ज़्यादा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, दूसरे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनको इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे, बल्ले का निशान नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन आइन, पाकिस्तान के आइन और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों को 72 या 72 घंटों में किसी पार्टी में भी शामिल होगा। लाहौर में बैठक बैठ गई है। आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के भाई हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, निगरान में मुलाकात की है, जबकि MQM पाकिस्तान से भी मुलाकातें जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि मखलूक हुकूमत बने। नवाज शरीफ ने भी इशारा कर दिया है कि मखलूक हुकूमत बने। अब आसिफ अली जरदारी आज़ाद उम्मीदवारों से आज मुलाकात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि मखलूक अच्छा, इस बीच चांद साहब ये देखिए चांद साहब देखिए, जो आवाम चाह रही थी वो तो हम देख पा रहे हैं आवाम क्या चाह रही है। आवाम ने किस तरीके से निर्दलियों को या यूं कहे कि इमरान पार्टी को समर्थन दिया। हालांकि अब उनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पार्टी ही नहीं है, आपके पास चिन्ह ही नहीं है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। लेकिन आवाम तो कुछ और चाह रही थी और यूं कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं इशारा कहीं और चला गया। यहाँ पर अब नवाज शरीफ जाएंगे तहरीक इंसाफ के साथ, क्या सही मायने में इंसाफ हुआ? क्या माने आप? जी देखिए, अवाम ने जिसको वोट देना था वोट दे दिया, क्योंकि आज़ाद प्रोसेस से इलेक्शन हुआ और जितनी सीटें तहरीक इंसाफ को मिली अवाम ने वोट दिया, उनको मिली। नून लीग को वोट मिले, PTI के उम्मीदवारों ने जोड़ तोड़ के तो सभी सरकार बना लेते हैं, जोड़ तोड़ के तो सभी सरकार बना लेते हैं, लेकिन आवाम की इच्छा क्या थी, आवाम की मंशा क्या थी, ये तो आप सभी को पता होगा ना। जी देखिए, अवाम ने अपना, क्योंकि पर्दे के पीछे वोट दिया जाता है, अवाम ने जिसको वोट दिया वो उम्मीदवार जीत गए, जिनको वोट नहीं दिया वो उम्मीदवार हार गए। अब मखलूक हुकूमत बनेगी, इसमें तोड़-जोड़ मखलूक हुकूमत बनेगी, हम भी ये चाहते हैं, चूंकि चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे बने रहे और इन संबंधों में और प्रगाढ़ता आए, जिसपे अभी धुंध जमी हुई है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। ब्रह्मदीप को मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ। ब्रह्मदीप जी सबकी कोशिश होती है कि पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात अच्छे हों। पाकिस्तान के हमेशा ख्वाहिश रही है कि
जितने भी ममालिक हैं करीब के, उनसे इस हिंदुस्तान है, ईरान है और चाइना है, सबसे दोस्ती अच्छी रहे और आवाम भी चाहती है नहीं, चाइना सबसे का जिक्र दोस्ती किया, अच्छी चाइना से रहे। तो बहुत अच्छी दोस्ती है, वो तो हम सभी को पता है, हमें नहीं पता, पूरे यूं कहें विश्व को पता है कि चाइना से कितनी अच्छी दोस्ती है पाकिस्तान की। खैर, आगे बढ़ूंगी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। ब्रह्मदीप जी अलूने को भी ले आती हूँ, शामिल कर लेती हूँ, विदेश मामलों की जानकार है। ब्रह्मदीप जी, आपसे जुड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाहे बात हम हिंदुस्तान की करें, चाहे बात हम पाकिस्तान की करें, इलेक्शन का जब जिक्र आता है और जब हम बड़ी इलेक्शन की बात, लोकसभा चुनाव टाइप की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो होता है वो दोनों देशों पर पड़ता है। अब यहाँ नवाज शरीफ यदि सरकार बना लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हिंदुस्तान पे, कैसे संबंधों में तब्दीली आएगी, क्या नजर आता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अवाम ने कमाल किया और पाकिस्तान के अवाम ने बताया है कि वो लोकतंत्र को पसंद करते हैं और जमहूरियत को पसंद करते हैं। वो जमहूरी मुल्क बना रहना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तो उसको सबसे पहले अमेरिका ने फुटबॉल बनाया और उसके बाद सेना ने फुटबॉल बना दिया। मतलब राजनीतिक पार्टी वो सिर्फ अकेले मैदान में सेना ही नजर आती थी, राजनीतिक पार्टियां नजर नहीं आती थी। इन सब के बीच कम से कम यह बेहतर है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो इमरान खान की पार्टी को सोशल मीडिया से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जो अवाम ने समर्थन दिया है, बहुत कमाल किया है। लेकिन देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए, आपके वहाँ के इलेक्शन में देख रहा था कि लड़काना में जब बिलावल भुट्टो वोट डाल रहे थे तो पीछे कुछ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मतलब आपने लोकतंत्र को मजाक बनाकर रखा है। वो तो शुक्र है कि 2-4 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो मनसेहरा से तो नवाज शरीफ चुनाव हार ही गए, जो कि जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार से हार गए हैं। तो इन सब के बीच इन नतीजों पे के आने पर जैसे दुनिया सवालिया निशान लगा रही है। दूसरी बात है कि जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं या जो उनको चाहने वाले लोग हैं, वो जिस प्रकार से देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि क्या नवाज शरीफ के नेतृत्व को वहां के लोग स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के बूते जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतकर आए हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की सरकार बनेगी ही, चाहे संवैधानिक तौर पर माने या आप नहीं माने। इन सब के बीच यदि नवाज शरीफ की बेहतर अच्छी इच्छा है कि वो भारत से संबंध चाहते हैं, भारतीय भी चाहते हैं कि पाकिस्तानियों से मिलकर रहे, लेकिन अवाम का जो मैंडेट है, अवाम का मैंडेट तो उस इमरान खान के पक्ष में नजर आता है जो इमरान खान, वही मैं आपसे बोल रही हूँ, आवाम का मैंडेट तो अलग है। अब नवाज शरीफ जोड़ तोड़ के बना ले सरकार तो ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आवाम क्या चाहती है वो जग जाहिर है। देखिए, चर्चा को मैं बनाए रखूंगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। तो पाकिस्तान में खेला चल रहा है, जी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल लिखा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए अभी हम देख पा रहे हैं कि सबसे आगे पार्टी तो नवाज शरीफ की चली रही है और यहाँ पे मीटिंग भी कहीं ना कहीं लाहौर में चल रही है, जिसमें पीपीपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जरदारी हैं, वो मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है। अच्छा, ये जानते हैं कि 74 साल के जो नवाज शरीफ है, 3 बार तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस बार क्या उनके चांसेस नजर आ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री वो बनेंगे या किसी और को कमान सौंपी जाएगी, क्या लगता है? देखिए, अभी सियासी जोड़ तोड़ होगी और नवाज शरीफ साहब ने कल ऐलान किया कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेकर चलूंगा और ये बड़ा अच्छा उनका ऐलान है। और वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बाप पार्टी, हमारी अपनी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी 2 सीटें हैं। उसके अलावा 30 के करीब आजाद वो हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, उनमें से और तहरीक इंसाफ के भी जो आजाद बने हैं उन्होंने भी आईन और कानून के मुताबिक 72 घंटों के अंदर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, जो पाकिस्तान का आईन और कानून है। नहीं, नवाज शरीफ पीएम का चेहरा सही रहेगा यदि वो बन जाते हैं तो? मुझे ये बताइए, क्योंकि खुद ही उन पर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं। जमहूरियत कर रही है, अभी आप मुझसे पूछ रही हैं कि उनका चेहरा ठीक रहेगा। आवाम ने अगर बना दिया तो जनाब पार्लियामेंट के अंदर अगर मेंबरान ने बना दिया तो फिर जमहूरियत के मुताबिक वो चेहरा ठीक है, गलत है?
अब आप बताएं मोदी साहब का चेहरा आपको अच्छा अभी नजर मोदी जी आता पे है ना जब आइए, आप अभी प्राइम मोदी जी मिनिस्टर की होंगे? बात नहीं चली, मोदी जी की जब बात आप चलेगी मुझे तब बताएं आपको ना, बुलाया जाएगा, जिन मोदी तब साहब आपको को बुलाया आपने जाएगा, आपको बुलाया जाएगा तब, है ना? लीडर कहते रहे, ठीक है, आपको और तब बुलाया उड़ीसा जाएगा के जब अंदर मोदी जी की दामला बात मौजूद चलेगी। था, अभी आपके देश उड़ीसा की के बात अंदर चल रही है दामला ना? मौजूद था, गुजरात ठीक है, के चांद साहब, गुजरात चांद के साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, फयाज साहब, आपकी बात आ गई। उनका चेहरा फिट आता था इंडिया फयाज साहब नहीं, देखिए, जिन मोदी साहब का आप नाम ले रहे हैं, इस देश की जनता ने बहुमत से ज्यादा सीटें दी हैं उनको। और नवाज शरीफ की तरह वो भगौड़े नहीं आप है, मानिए ना। भगौड़े नहीं है, भागी नहीं है, आपको भी पता होगा तो ना ये साहब? दोनों में कभी आप तो नवाज शरीफ तुलना को बड़ा तुलना स्टेट मत किया कीजिए ना, करते थे, दोनों आप की नहीं, तुलना नहीं, मत नहीं, कीजिए। हम बात दोनों की कायदे की तुलना करते बहुत हैं, अंतर है, डिबेट बहुत भी अंतर कायदे है। की चलती मैंने है। सच्ची बात बयान किया तो देखिए, आपको आप बुरी ऐसा लगी। मत बुरा नहीं है। आपकी दुखती रख पे हाथ रखा जाएगा तो आप छटपटाए नहीं, नहीं नहीं नहीं, दुखती रख पे हाथ रख देंगे तो छटपटाए नहीं, गलत बात। देखिए सुनील जी चौहान साहब, साहब, मुझे चौहान साहब ये बता दीजिए, मुझे देखो चौहान साहब, आप तो चौहान साहब आप सरकार में मंत्री रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों लोग भी मिल जाएं तब भी मुझे लगता है बहुमत नहीं करा पाएंगे, फिर भी छोटे छोटे दलों की वही आवश्यकता मैं पड़ेगी। पूछना चाह रही हूँ ना। नवाज शरीफ भी एक सियासतदान है, 53 आवाम सीटें ने हैं उनको वोट दिया, आपकी उनको वोट बैंक जनाब तो है ना। पीपल्स पार्टी के पास, भैया, 18 चौहान सीटें साहब हैं अच्छी बात कर रहे हैं। आपकी जनाब एमकेएम के पास। इनके साथ अभी मतलब है सरकार तो साफ 15-20 अटैच होनी है, स्पेशल सीटें। हाँ। आराम से इनकी हुकूमत बन रही है, हाँ। आराम से हुकूमत बन जाएगी। अरे क्या तो मैं ऐसा तो भी नहीं, ऐसा भी हो नहीं, सकता है कि इमरान साहब आसिफ अली जरदारी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करके समर्थन दे दें? ऐसा संभव बहुत तो मुश्किल भाई लगता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी हाँ। ये मैंने कल एक ब्रेकिंग दी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अपने जी। ट्वीट के जरिए से। नवाज शरीफ साहब इस बात पे राजी हो गए हैं मेरी रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर वफाक पे आसिफ जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आता है तो पंजाब की वजारत आला उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा को मिल जाए। हाँ। तो उसके ऊपर आगे है कि जोड़ तोड़ हो जाएगी और हुकूमत बन जाएगी। जनाब वही वफाक मैं पे तो भी कह रही हूँ आपसे। नहीं, इतने ये सवाल- तो सुनील जी मुझे रुकिए, लगता है सुनील जी आसिफ रुकिए, सुनील जी आसिफ रुकिए, अली जरदारी सुनील जी प्रधानमंत्री रुकिए, होंगे। सुनील जी रुकिए, रुकिए, देखिए नहीं, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, एक हाँ। पार्टी के जनाब हाँ। शरीक चेयरपर्सन है, हाँ। तो क्यों नहीं बन सकते? हाँ, अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद स्थितियां बहुत साफ हो जाएगी हमारे पास में कि कौन बनेगा पीएम। लेकिन सवाल यह है कि जो चेहरा बनेगा वो चेहरा कितना सही रहेगा आवाम के लिए, उस तो चेहरे की भाई बात चेहरा उम्मीदवार आवाम ने बनाना है, आवाम वही के नुमाइंदों ने आवाम ने बनाना तो है। चीजें तो देश बहुत के चुनी, देखो, आवाम ने तो इमरान खान को भी चुना, आवाम ने तो निर्दलियों को बहुत चुना है। देखिए डेमोक्रेसी है, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। चांद साहब रुकिए, चांद साहब, चांद साहब, चांद साहब, नुमाइंदों ने बनाना है, हाँ शादी का रिश्ता तो नहीं करना किसी ने। चांद साहब, या चांद फिर साहब, चेहरा हाँ चांद साहब रुकिए। 10 मिनट हो गया चेहरा लगाया हुआ है। अरे तो साहब चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री कुछ होता नहीं है। नवाज शरीफ बन और जाएंगे, फिर अपना फेस नरेंद्र दिखा मोदी को भी देंगे, तो चेंज कर जोड़ देना। जोड़ के आप पार्टियां बना लेंगे, आप तो सरकार कातिल बना के हवाले लेंगे, से, बुच्चे के प्रधानमंत्री हवाले के तौर पे से खड़े दूर हो है। जाएंगे और फिर बोल रहे हैं आवाम ने उसका चुना है। चेहरा आपको आवाम मंजूर ने है, क्या जनाब, चुना बाकी है? चेहरे आप आवाम कहते ने हैं। इमरान खान के निर्दलियों को चुना है, जो ठीक है। अब आवाम आपने के उनका नुमाइंदे चिन्ह भी छीन करेंगे, लिया, वो चेहरा आपने उनका चिन्ह भी छीन लिया, किसी को क्या कहेगा? है ना? ठीक है, तो जरा जो चर्चा कहते को हैं। विराम दूंगी मैं। अभी इस वक्त राज्यसभा ले चलेंगे सीधे। जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जान लीजिए। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आईं, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion on the white paper on Indian economy laid on the table of Rajya Sabha on 8th February 2024 and चलिए वापस चर्चा की ओर लौटते हैं। जिस तरीके से देखिए लगातार साफ तौर पे कहा यह जा रहा है कि इस वक्त अभी मीटिंग चल रही है, फेस डिसाइड हो जाएगा,
हालांकि यूं कह सकते हैं बहुमत किसी को मिला नहीं है। चर्चा को में लगातार तमाम अतिथि मेरे साथ बने हुए हैं। चांद साहब, क्या लगता है आपको, अकेले निर्दलीय समर्थकों की हम बात करें, 99 तो उन्हीं को मिल गई सीटें, अभी अब जोड़ तोड़ को बना लेंगे, ये अलग बात है कि चेहरा कौन होगा वो आप डिसाइड कर लेंगे बाद में कि कौन बन जाएगा चेहरा। लेकिन सवाल नवाज शरीफ पर भी कई उठते हैं। नवाज शरीफ जो कि भाग गए बहाना बनाकर कि मेरा इलाज चल रहा है, इलाज के बहाने वापस लौट के नहीं आए, और जब इलेक्शन होते हैं तब वो लौट के आ जाते हैं। ये विश्वसनीयता है उनकी? हाँ। नवाज शरीफ है, इलाज के लिए गए, फिर अदालतों का सामना करना वो अलग है। इस वक्त इलेक्शन की बात की जाए, इलेक्शन की बात किया। सुने अब मुझे सुने, देखे हाँ। नवाज शरीफ भी वजीर आजम हो सकते हैं, हाँ। शहबाज शरीफ भी वजीर आजम हो सकता है, हाँ। आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकते हैं। हाँ। अब भी तोड़ जोड़ चल रहा है। आसिफ अली जरदारी को कहा जाता है कि खेल का खिलाड़ी जरदारी साहब गेम पलट भी सकते हैं। पर इन तमाम चीजों के बीच सवाल वही वापस आता है, तहरीक इंसाफ को कितना इंसाफ मिला? जी देखिए, तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट दिया है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बनाने जा रही है। हाँ। सूबाई की सीटें भी मिली है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। हाँ। लेकिन हाँ। पीपल्स नून लीग को ज्यादा अक्सरियत मिली है, दूसरा पीपल्स पार्टी को मिली है। हाँ। अब लाहौर में बैठक बैठी हुई है, कोई भी गेम हो सकता है, गेम चेंज कुछ भी हो सकता है, कोई भी वजीर आजम हो सकता है। जरदारी की कोशिश है, हाँ। जरदारी की कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बने। जरदारी साहब पंजाब की हुकूमत जो है हाँ। बनाने के लिए नवाज शरीफ को कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में कुछ बात आखिरी नहीं होती है, एक सेकंड में तब्दीली आ सकती है। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे तो शहबाज शरीफ होंगे, हाँ। शहबाज शरीफ हाँ। नहीं होंगे तो बिलावल होगा, हाँ। और बिलावल नहीं होंगे तो जरदारी होंगे। हाँ। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ इस बात पर भी राजी हो जाए कि आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया जाए और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, पंजाब हुकूमत मखलूक बन जाए। हाँ, ये बात तो है। अब जो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, जो भी मुस्तकबिल तय कर देगा, वो कहीं ना कहीं उसके लिए चुनौतियां उतनी ज्यादा बढ़ भी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत नासाज दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। इससे बात इत्तेफाक रखते हैं ना आप? ब्रह्मदीप अलूले साहब, क्या लगता है आपको, जो भी बन जाए प्रधानमंत्री, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत लंबा चौड़ा लोन भी है, उसको चुकाना भी है, और यूं कहे कि दबा हुआ है कर्ज में पाकिस्तान। दीपिका जी, देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में लोकतंत्र अच्छे से स्थापित हो जाए, उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करने की जरूरत है इस देश को, क्योंकि 10 से 15% लोग हैं जिनके बीच सत्ता की सुइयां घूमती रहती है। कभी नवाज शरीफ, कभी बिलावल भुट्टो, इन लोगों के बीच घूमती रहती है, और जो आम पब्लिक है उसमें से कोई चेहरा निकल ही नहीं पाता। पहली बार इमरान खान निकल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप आम पब्लिक की आवाज नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान की आम पब्लिक चाहती है कि भारत से अच्छे संबंध रहे, लेकिन इमरान खान या जो अन्य सत्ताधीश लोग हैं वो कश्मीर का मुद्दा का बहाना बनाकर अपनी सियासी फायदों के लिए वहां के लोकतंत्र को झोंकते रहते हैं। तो यदि पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनको क्या, जो 10 और सेना के अधिकारी खासकर, इनको मध्य पूर्व से व्यापार करना है, इनको यूरोप से व्यापार करना है, तो तभी तो इनकी ताकत बनी रहती है। यदि भारत से अच्छे संबंध हो जाएंगे तो वहाँ की जो आम पब्लिक है उनके लिए भारत का बाजार खुल जाएगा और आम पब्लिक खुशहाल हो जाएगी। तो पाकिस्तान को यदि कर्ज हटाना है, और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो चुनौतियों से पार पाने के लिए भारत से उसके बेहतर संबंध आवश्यक चाहिए, क्योंकि आप चलिए, भारत से बेहतर संबंध आवश्यक चाहिए। फयाज साहब, भारत से संबंध बेहतर बन पाएंगे? क्योंकि नवाज शरीफ तो कह रहे थे कि संबंध तो बहुत अच्छे कराएंगे हम, क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा उन्होंने कि संबंध अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धारा 370 हटानी पड़ेगी। पहली बात तो आपने पाकिस्तान के कर्ज की बात की, तो मैं अभी गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था। तो आप अपना ना, फयाज साहब आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा फोन को दूर करिए, आपका फ्रेम नहीं आ पा रहा एक्चुअली। मैंने कहा अभी आपने पाकिस्तान के कर्जे की बात की, तो हाँ। मैंने अभी आपके इंडिया के कर्जे का जनाब गूगल में देखा तो 17 लाख बिलियन डॉलर जनाब आपके ऊपर कर्जा है। अरे साहब देखिए, अब ऐसा बात वो करिए जो हजम हो जाए, जो हजम हो जाए। आप टोके ना बात करें। नहीं, मैं टोकूंगी नहीं, आप बोलिए, आपकी बात का जवाब दूंगी, मैं टोकूंगी नहीं। बोलिए, बात कोई दे दे, लेकिन मुझे 2 मिनट बोलने देना। बोलिए। 17 लाख बिलियन डॉलर इंडिया का लोन है। ठीक है, छोड़े आप तेरा लोन क्या है, कर्जा क्या है। ठीक है। दूसरी चीज आपने पूछी इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए, हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी
पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, हम लोग इंडिया से चाहते हैं, लेकिन 3 इशू सॉर्ट आउट कर लें। एक कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट कर लें, एक दहशतगर्दी का इशू सॉर्ट आउट कर लें कि जो आप कुलभूषण सिंह यादव की तरह के जो लोग भेजते हैं, तो तीसरा हम लोग भेजते हैं। का इशू सॉर्ट आउट कर लें। एक सेकंड, नहीं, अब जरा क्लियर करिए। अब क्लियर करना पड़ेगा आपको फयाज साहब, अब तो क्लियर करना पड़ेगा। क्या दहशतगर्द लोग हम भेजते हैं? दहशतगर्द हम भेजते हैं, ये पूरा संसार जानता है। नहीं साहब, फयाज साहब आप जो कह देंगे, देखिए फयाज साहब आप जो कह देंगे वो मान लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आतंकवाद से आपका देश खुद जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, तालिबानी जो है वो आप चुन रहे हैं। कुलभूषण यादव क्या है, उसका स्टेटमेंट सुने ना। कुलभूषण यादव कौन है? बलूचिस्तान में आप लोग जो है दहशतगर्दी करा रहे, अच्छा हम दहशतगर्दी करा रहे हैं, कुलभूषण यादव कौन है? यही समस्या यादव जितने अरे भाई आपको ये बताइए कि हाफिज सईद आपके से जो चुनाव हारे, हाफिज सईद का बेटा हार जाता है, हाफिज सईद का बेटा हार जाता है। आप अपने आवाम की आवाज नहीं सुनते हैं, आप अपनी आवाम का गला घोंटते हैं। 20-20 हजार बिल आपका आता है और कितना महंगाई आपके यहाँ है, और आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं, स्पेशली हिंदुस्तान पर। नहीं दीपिका जी, नहीं ब्लास्ट के सबसे बड़े आरोपी को ये चुनाव लड़वाते लाहौर से। चुनाव भी आप लड़वाए आतंकवादी को, चुनावी आतंकवादी को आप लड़वाए। पाकिस्तान में कोई जनता सड़कों पे नहीं सोती है, हिंदुस्तान में जाके देखे सड़कों पे सो रहे होते हैं। सरहद पार से जोड़ा है इसलिए है ना कि आप हमारे मेहमान नहीं है, बल्कि आप हमको स्पष्ट चीजें बताएंगे। आप बरगलाए नहीं, आप बरगला रहे हैं और यहाँ बरगलाने वाला कोई बैठा नहीं। दहशतगर्दी आप लोग कर रहे हैं। आपकी लाल मस्जिद पर जो परवेज मुशर्रफ ने अच्छा शांत होंगे, शांत होंगे, शांत होंगे, शांत तो होंगे। मेरे जवाब सुनेंगे। शांत होंगे, शांत होंगे, एक मिनट रुकिए, शांत होंगे। यदि हमें दहशतगर्दी फैलानी होती, यदि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी फैलानी होती, तो अभी जो सोमालिया में पकड़ा था ना आपका जहाज 91, आपने 19 पाकिस्तानी आजाद कराए थे ना हमने, वो किसने आजाद कराए थे? रुकिए जरा साहब, अब रुक जाइए। आपने बोला, अब मेरी बात सुनिए, आप रुक जाइए, अब बात सुने आप, अब बात सुनिए आप बात सुनिए ना, किसने आजाद? अरे भाई अब बात सुनेंगे आप? फयाज साहब अपनी बातें करते रहेंगे, ये गलत बात है। अभी इंडियन नेवी ने किसे आजाद करवाया था? इंडियन नेवी ने किसे आजाद करवाया था? INS सुमित्रा पहुंचा था वहां पे, किसे आजाद करवाया था? बताइए ना। ये हमारी दिलेरी है, ये हिंदुस्तान की दिलेरी है। ये हिंदुस्तान जिससे मित्रता करता है, उसे अपना मानता है, तो पूरा फर्ज निभाता है। जी चलिए, अब आपके पाकिस्तान पे वापस आ जाएं, चुनाव पे वापस आ जाएं। आपने बताया, मैंने बता दिया, अब चुनाव पे वापस आ जाएं। रुकिए, चुनाव पे वापस आ जाए, वापस आ जाए चुनाव पे। अभी लंदन की गिरफ्तारी दिलेरी थी। किसकी? आपके जनाब त्यारों का गिरना दिलेरी थी। किसकी? पाक फजाइया का आपके कई त्यारों को गिराना आपकी दिलेरी थी। मिन्नते तरले करके अभी लंदन को वापस लेना दिलेरी थी। क्या बातें कर रही हैं आप? आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है साहब, शाम हो जाएगी, डिबेट का लिमिटेड वक्त है मेरे पास में। ठीक है, हाँ बीएन झा साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हालांकि चल रही पाकिस्तान की आवाम की मुस्तकबिल की बात, जहां अपने गिरेबान को झांकना चाहिए, अपने गिरेबान को ना झांकते हुए वापस से हिंदुस्तान पे फिर से उंगली कि भैया आप ही सरहद पार के पास आतंक को फैलाते हैं। खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा सब देख रहे हैं, तालिबानी सब देख रहे हैं। रुकिए, अब रुक जाइए, सबको शामिल करना पड़ेगा मुझे। रक्षा विशेषज्ञ में से जुड़े हुए हैं, BN झा साहब बोलिए आप। दीपिका जी देखिए, अगर पूरे दुनिया में अपने पड़ोस का एहसान फरामोश कोई कंट्री है तो वो है पाकिस्तान। आप जानते हैं जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, किस स्थिति में इंडिया ने वो कीमती रुपये, वो करोड़ों रुपये पाकिस्तान को दिए थे, और वही पाकिस्तान है जिसने कसम खाई है कि वो तिनके खा के रहेगा, पानी पी के रहेगा, लेकिन इंडिया को बीट करेगा। ये तो पाकिस्तान की यथार्थ है, हकीकत है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की जो अभी ये स्थिति है वो क्यों है? वो इसलिए कि वहाँ पे करप्शन जो है डीप रूटेड है। वहाँ पे जो भी पैसे कहीं से भी आते हैं, उसमें से एक बड़ा चंक जो है वहाँ के पॉलिटिशियन उसको खा जाते हैं, पचा जाते हैं। पाकिस्तान में आज कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो मिनिस्टर रह चुका है जिसका घर या तो लंदन में ना हो या किसी और
और देखिए मोटा बजट, देखिए एक मोटा बजट जो होता है वो कहीं ना कहीं आप आर्मी के लिए निकालते हैं, है ना, रक्षा उसके लिए निकालते हैं, और ये जो बजट का एक हिस्सा होता है। रुकिए जरा सा, आप साहब रुकिए जरा, ठीक है, हाँ रुकिए। और आवाम को क्या मिलता है यहाँ पर? कुछ नहीं मिल पाता। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना फयाज साहब, आप जितनी बातें कह रहे हैं, पीओके के लोगों के पास जाइए, रुकिए, पीओके के लोग ये खुद बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लीजिए। आप आपके इंडिया के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान में कोई फुटपाथों पे नहीं सोता, कोई रेल की पटरियों पे जाके जरा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता सुबह। अच्छा देखो, घर में घुस के मारोगे तो हम तो घर में घुस के मारेंगे, हम तो घर में घुस के मारेंगे। चौहान साहब तो घर में घुस के तो मारेगा हिंदुस्तान। जो बदहाली इंडिया के अंदर है, चौहान साहब लगता है घर से निकल नहीं रहे आजकल। हिंदुस्तान का तो डंका बज रहा है साहब। लगता है चौहान साहब अभी पाकिस्तान में घर से निकल नहीं रहे हैं। सड़कों पे सोए हुए लाख के नजर आएंगे। पाकिस्तान में कोई सड़क नहीं सोता। नहीं, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। देखिए नहीं, और चौहान साहब हमारे यहाँ आजादी हर किसी को, आप क्या है? नहीं सुनील साहब, राष्ट्र प्रेम तो होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम दिख रहा है ना, राष्ट्र प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन आंखें मूंदने से, रुकिए, आंखें मूंदने से कबूतर ये सोच रहे कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये देखो, जो पाकिस्तान की राजनीति है दीपिका जी, हाँ रुकिए, वो भारत के सुना है, सब आपको सब सुन रहे हैं, आप भी सबको सुनिए। मैं ये चाहती हूँ चांद साहब, फयाज साहब, आप भी सबको सुनिए। देखो, चांद साहब हो, दीपिका जी या चौहान साहब हो, सब इनको पता है, हकीकत पता है, लेकिन हकीकत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या है, लेकिन आप ईमानदारी से आप सुन लीजिए ना। सुनिए, नहीं गलत बात है, आप सुन लीजिए ना, आपको मछली बाजार क्यों बना रहे हैं? सबसे लेना है, सबसे बहुत सवाल है मेरे पास। पाकिस्तान की तरफ मछली बाजार मत बनाइए ना इसको। अरे सुन लीजिए, सुनिए, बोलिए। आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। सुनील जी आप बोलिए, जल्दी बोलिए। कश्मीर पे आए, पहले कश्मीर पे बात करें। कश्मीर पे को आजादी क्यों नहीं देते उनको? अरे आजादी हमने, पीओके के लोग तो हमसे बोल रहे हैं कि आइए दरवाजा खोल दीजिए, हम जाना चाहते हैं। हाँ अरे कमाल बात करते हैं साहब आप, चांद साहब, कम से कम वो बात तो करिए जो दुनिया को ना पता हो, वो तो बोलिए तो दुनिया को ना पता हो, दुनिया को सब पता है। कश्मीरियों का दिल पाकिस्तानियों से धड़कता है, आप जुल्म ढा रहे हैं कश्मीर में। मतलब हमारा हिंदुस्तान चाहेगा हम पाकिस्तान बस जाए, आपके लोग चाह रहे हैं गेट खोलिए, हमें ले लीजिए। आपके लोग परेशान हो गए, बलूचिस्तान परेशान, अफगानिस्तान परेशान, खैबर पख्तूनख्वा परेशान आप लोगों से। अरे कुलभूषण यादव का नाम ले रहे हैं आप बार बार, आपने क्या कर दिया उनके साथ, बताइए जरा। क्या पकड़ा गया साहब? आप बोलो तो सोच समझ के बोलो यार, सोच समझ के तो बोलिए कम से कम आप। अरे देखिए, ये झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा देंगे आप, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। दीपिका जी, पाकिस्तान की हालत आज उस शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने अपने आंखें मूंद रखी है, और अपने पैनल पे जितने भी लोग हैं ये वही देख रहे हैं, ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वही, यही तो समस्या है, यही समस्या है, बढ़ता उग्रवाद इनके पास में है। ठीक है, सीमाओं की देखभाल ये नहीं कर पा रहे हैं। चौहान साहब कह रहे हैं, जो चौहान साहब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसी पे डटे रहिए, अभी 2 दशक तक इसी पे डटे रहिए, 2 दशक बाद बात करेंगे। बर्बादी के कगार पर है, आपको समझना पड़ेगा। सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कोई भी बन जाए, चुनौतियां बहुत गंभीर है। देखिए चर्चा पे मुझे विराम देना पड़ेगा यहाँ पे, चर्चा को मुझे विराम। मन्ना मालदीव खुश है आपसे, चाइना खुश है आपसे, आप ही का दोहन कर रहा है चाइना, आप ही का दोहन कर रहा है चाइना, कॉरिडोर बनाने के नाम पे आप ही का दोहन कर रहा है चाइना। चलिए चर्चा को मुझे विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी मुस्तकबिल लिखा जाएगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी उसके सामने। किस तरीके से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सक्षम बना पाएंगे या नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।